दुनिया के किसी भी कोने में घूम करके आ जाओ, दुनिया के किसी भी आरामदायक होटल में रुक करके आ जाओ, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, लेकिन असली सुकून की नींद जो है ना वो अपने घर पे ही आती है। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हेलो माई करछी से करम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब स्कूल खुलने की तैयारी में जुट गए होंगे। लेकिन हाँ, अपने हर दिन की शुरुआत एकदम पॉजिटिव थॉट के साथ करिएगा। तो आज मैं आपको एक छोटा सा हाउस टूर, होम टूर करवा रही हूँ, बिल्कुल फटाफट वाला, कि कैसे मैंने 8 कमरे के बंगले का सामान 3 BHK में शिफ्ट करके उसको सेटिंग की है और प्रॉपर स्पेस भी निकाला है और सब जगह से आराम से सामान जो है लगे कि हाँ इस जगह के लिए यही सामान जो इस जगह के लिए बना है। और ये है वो मेरी मेमोरी वाली अलमारी, जहाँ हम जब भी घूमने जाते हैं तो एक छोटी सी चीज़ मेमोरी के लिए लाते हैं और इस अलमारी में ज़रूर रखते हैं। ये हमारी मेमोरी शेल्फ़ है। और साथ ही साथ यहाँ का किचन जो है वो मॉड्यूलर नहीं है, सिर्फ एक स्लैब ढला हुआ है। तो ये मेरे किचन का नाम है जुगाड़ किचन। ये इस घर का सबसे छोटा सा कमरा जिसमें नॉर्मली लोग पूजा रूम बनाते हैं, मैंने इसको सेकंड बेडरूम या गेस्ट रूम बनाया है और इसका थीम रखा है ब्लू एंड वाइट। ये रचित का कमरा है जिसका थीम है रेनबो कलर का और इसमें रचित का ही बेड, रचित का बुक शेल्फ, रचित के स्टडी टेबल, रचित की बनाई हुई पेंटिंग्स और रचित के लिए जो मैंने उसके बर्थडे में 5 फ़ोटोज़ बनाई थी वो, और साथ ही साथ नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही कंपलसरी है नोटिस बोर्ड, ताकि रोज़ का अपना अपडेट वो नोटिस बोर्ड पे कर सकें। और बच्चों को हमेशा टेबल पे पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं हमेशा से रचित के लिए टेबल लगाती हूँ। तो बेसिकली आपने देख लिया ना 3 BHK। और ये है मेरा ड्राइंग रूम। ज़्यादा बड़ा ड्राइंग रूम नहीं है, लेकिन मेरे सारे फर्नीचर इसमें अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं और कॉर्नर को भी मैंने अच्छे से यूज़ करने की कोशिश की है। ये मेरा गार्डन का टेबल था, यहाँ मैंने कॉर्नर में लगाया है। बाकी अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मेरा पूजा रूम कहाँ है। तीनों रूम मैंने दिखा दिया, एक रचित का कमरा, एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम, बीच में है डाइनिंग स्पेस। तो फिर और एक बालकनी मैंने आपको दिखाया कि मैंने बक्सा रख करके सिटिंग अरेंजमेंट किया है। तो फिर मेरा पूजा रूम कहाँ है? तो चलिए मैं आपको अपने पूजा रूम को दिखाती हूँ। ये मेरा फेवरेट प्लेस है। ड्राइंग रूम का ये जो टेबल का डेकोरेशन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है, हालांकि इसकी डस्टिंग बहुत टफ होती है। तो पूजा रूम मैंने बनाया दूसरी नंबर की बालकनी में, जो कि पूरब पश्चिम की बालकनी है और पूरा पूजा रूम हमेशा पूरब पश्चिम। पूजा रूम में मैंने इसलिए ऑरेंज कर्टेन लगाया है। और जो पूजा है वो मैंने कैसे जुगाड़ करके बनाया, इसके लिए मैं आपको अलग से एक ब्लॉग ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि पूजा रूम में मेरे बहुत सारे जुगाड़ हैं जो कि मुझे अच्छा लगेगा आपसे शेयर करना। खैर, सुबह की शुरुआत होती है 7 बजे, क्योंकि अब धीरे धीरे हम टाइम पीछे कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल खुलेगा ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी फिर उठने में। तो मैं उठ गई थी 6:45 बजे और सुबह मेरी आदत है अजवाइन, काला नमक, हींग और इसको खा लेती हूँ ताकि एसिडिटी ना बने। तो कभी कभी जब जिस दिन वैसा पूजा करना होता है, जैसे मंगलवार को करना हो, सोमवार को, तो बिना काला नमक वाला अजवाइन हींग खा लेती हूँ। और उसके बाद मेरी आदत है सारे कमरे का कर्टन खोलना, स्पेशली पूजा रूम का। पहले भगवान जी की लाइट ऑफ करती हूँ और पूरब पश्चिम है तो कर्टन खोल देती हूँ। पूरी धूप इधर आती है भगवान जी पे, नेचुरल लाइट और हर कमरे में आनी चाहिए, इसलिए मैं सारे कमरे के पर्दे हटा देती हूँ। और इसके बाद मैं अपना क्लीनिंग, डस्टिंग, बिस्तर ठीक करना, बेसिक जो रोज़ का होता है काम, वो करने में लग गई। और रचित को मैंने उठाया, रचित उठ भी गया। लेकिन आजकल बच्चों का क्या हुआ है ना, जो समर वेकेशन में लेट तक सोने की आदत पड़ गई है, तो थोड़ा भी पहले उठाओ तो उनको लगता है कि बहुत जल्दी उठ गए। गर्मी के दिन में हम लोग ज़मीन पे सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग ज़मीन पे ही कारपेट बिछा करके सोते हैं। तो सुबह एक अलग से टास्क हो जाता है उस कारपेट को वाइंड अप करना, उस बिस्तर को वाइंड अप करना। हालांकि मेरी अभी जब तक समर वेकेशन चल रहे हैं, रचित मेरी काफ़ी छोटी छोटी हेल्प कर देता है, या यूँ कहो कि वो मेरे आसपास रहता है तो मुझे काम आसान सा लगने लगता है। तो आलसी रचित आलस की मुद्रा में मेरे पास आकर के, और मैं उसको जगाने की कोशिश कर रही थी, भाई उठ जा, भाई उठ जा। तो उसका यही चल रहा था, ओके मम्मा उठता हूँ उठता हूँ। उसको भी अब थोड़ा सा ये हो रहा है ना कि स्कूल खुलने वाला है, तो उसको भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है कि, लेकिन उसको फिर ये होता है कि अभी सारा उसका होमवर्क बचा हुआ है, प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं, इस चक्कर में फिर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन हमने एक पूरा टाइम टेबल बना लिया है कि हम लगातार नहीं पढ़ेंगे, 1.5 घंटा पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, ऐसे इंस्टॉलमेंट में पढ़ाई करेंगे। सब सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सब चीज़ें साथ में करेंगे। उसके बाद उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प आलसी नंबर 1, आलसी नंबर 1। ध्यान से देखिए इस शख्स को, ये बाथरूम जा करके वापस आ गया है सोने के लिए। आलसी नंबर 1, उठ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
उठ जा भाई। तो जब से मैं घूम के आई हूँ ना, मैंने वहाँ पर धूप में हम लोग घूमे हैं, मौसम भले ठंडा था लेकिन धूप थी, तो लग रहा था ना कि सन टैन हो गया। फिर मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारी स्किन अचानक से डार्क लगने लगी है। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने एक अच्छी सी होम रेमेडी करने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, चावल का आटा लिया 1.5 चम्मच। चावल का आटा ना थोड़ा दरदरा होता है, तो जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमारे बहुत सारे हमारी स्किन पे ना डस्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं जो हमारी स्किन पोर्स को बंद कर देते हैं, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चावल का आटा बेस्ट स्क्रब होता है। फिर इसमें मिला है हल्दी पाउडर जो कि एंटी एजिंग होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, कोई भी इन्फेक्शन से बचाता है और स्किन को डीप क्लीन कर देता है। और फिर इसमें मिला है नमक, 2 चुटकी नमक, क्योंकि नमक जो है ना वो सन टैन को ख़त्म कर देता है। और साथ ही साथ दही मिलाई है 2-3 चम्मच। इन चारों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है, स्किन को स्मूथ भी कर देता है, सन टैन बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि एक दिन लगाने से सन टैन रिमूव हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कोई भी नेचुरल रेमेडी ऐसी नहीं होती जो एक दिन में चमत्कार कर दे। नेचुरल रेमेडी हमेशा रेगुलर बेसिस पे करने पे ही उसके रिजल्ट मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका लंबे समय के बाद रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो आपके किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसीलिए मैं नेचुरल रेमेडीज़ को बहुत फेवर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का काम ये जो घरेलू उपचार होते हैं ना वो ही करता है। अच्छा, मैं फेस पैक लगा के सबको लग रहा हूँ कि फेस पैक लगा लिया अब आराम करेंगे। फेस पैक लगाने का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है पता है, जब तक फेस पैक सूखता है तब तक घर के बहुत सारे काम निपट जाते हैं, तो अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और नॉर्मली मैं ऐसे ही फेस पैक्स बनाती हूँ जो रोज़ रोज़ बनाने का झंझट ना हो। एक बार बना दिया और इसको फ्रिज में रख दिया। अब मैं इसको अगले 7 दिन तक यूज़ करूँगी और इससे क्या होगा, सन टैन जितना भी डार्क हो गया है मेरा इस फेस पे या हाथ पे, वो सब जो है वो रिमूव हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूरी तरह से रिमूव चाहे हो ना हो, लेकिन कम हो जाएगा। 15 मिनट में काम करूँगी, उसके बाद धुल लूँगी। फिर हमारा डेली रूटीन वही इंस्टॉलमेंट वाली पढ़ाई शुरू हो गई। और आज मैंने नई ट्रिक आजमाई। नई क्या, मैं हर सेशन में करती हूँ कि जो भी मैंने कल पढ़ाया था वो आज मैंने रचित को टीचर बनाया और रचित को बोला कि जो मैंने कल पढ़ाया था आज तुम मुझे समझाओ, समझो कि मुझे कुछ नहीं आता है और तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना है। तो वो मुझे एज अ टीचर एक्सप्लेन कर रहा था। इससे फ़ायदा क्या होता है, बच्चों की स्पीकिंग पावर स्ट्रांग होती है। बच्चे जब दूसरों को समझाते तो उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। तीसरा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो किसी बड़े को भी किसी टॉपिक पे समझा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा कि वो बुकिश लैंग्वेज नहीं बल्कि अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं। किताबी ज्ञान जो होता है ना वो आगे चल के काम नहीं आता है। किताबी ज्ञान को अपनी लैंग्वेज में अपने थॉट प्रोसेस में डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा शुरू से पढ़ाई का तरीका यही रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रचित भी उस पैटर्न को फॉलो करे और धीरे धीरे कोशिश ये है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए अपनी पढ़ाई में। हालांकि अभी ये कोशिश करने में ये समय लगेगा उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में। मैं तो साथ में बैठती हूँ, पढ़ाती हूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी ना तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। आपके बच्चे पढ़ाई के समय कोई भी चैप्टर पढ़ के आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं या नहीं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, SST हो, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसका आपको बहुत तरह तरह का सॉल्यूशन बता दूंगी कि कैसे उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनकी स्पीकिंग पावर बढ़ानी, उनका थॉट प्रोसेस, ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस चलता है ना वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने कहा था न्यूट्रिएंट्स में रिच करता है और प्लांट्स यूज दीस न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। प्लांट्स यही न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, मतलब उपजाने के लिए। कोई क्वेश्चन? बस एयर और वाटर होता है कि नहीं सॉइल में, ये बताओ। एयर और वाटर होता है। अगर सैंड सॉइल हो तो उसमें सिर्फ टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल में एयर और वाटर होता है कि मैं कुछ समझा बस हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल में एयर और वाटर होता है कि बस वही ट्रू एंड फॉल्स नहीं, है। मैं ये भी बता रहा हूँ, सैंड में सैंड जो होता है सिर्फ एयर होल्ड कर सकता है और वाटर एकदम थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, वो भी एकदम थोड़े। तो जब रचित खेलने जाता है, खेलने जाने से पहले मैं उसको कुछ ना कुछ हैवी डाइट दे देती हूँ, क्योंकि वो 2-2.5 घंटे खेलता है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, सारे फिजिकल गेम खेलता है। तो आज मैंने सोचा चलो उसको कॉफ़ी पिला देती हूँ, क्योंकि आज उसका बड़ा मन था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। तो मैं कॉफ़ी बनाने आ गई और मैं कॉफ़ी भी यही करती हूँ कि एक ही बार फेंट लेती हूँ, 2-3 दिन आराम से चल जाता है। तो जैसे 3 चम्मच कॉफ़ी लिया, 3 चम्मच चीनी अपने अकॉर्डिंग। जैसे रचित के कॉफ़ी में मैं अलग से चीनी मिला देती हूँ क्योंकि उसको थोड़ी मीठी पसंद है, हम लोगों को थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है। तो 3 से 4 चम्मच चीनी 3 चम्मच कॉफ़ी में मिलाया और साथ ही इसमें मिलाया कोको पाउडर। ये जो कोको पाउडर मिलाते हैं ना, इससे
कॉफ़ी में वो जो कैपेचिनो कॉफ़ी आती है ना, वो वाला फ्लेवर आ जाता है। और इसको आप, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है, एक बार फेंट के रख लीजिए, आपको जब मन हो हॉट कॉफ़ी भी बना सकते हैं इसको गर्म दूध में, और कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं इसको ठंडे दूध में बर्फ़ डाल करके। तो फेंटने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी कोई इंस्टेंट अचानक से कोई गेस्ट भी आ गए ना, तो आपको समय नहीं लगेगा, आप गेस्ट के साथ बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बस फटाफट 2 मिनट में आप कोल्ड या हॉट कॉफ़ी बना सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में अगर थोड़ी देर रख दो ना तो बहुत ईजिली फिट जाता है कॉफ़ी। 10-15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको फेंटा और कॉफ़ी बहुत अच्छे से फेंट गई। और फिर शाम का टाइम जो है वो रचित का ट्यूशन का टाइम है 4:30 to 6:30, और उस दौरान उसको कॉफ़ी का कि आज मम्मा इनाम के रूप में मुझे कॉफ़ी देगी, मैं उससे पढ़ाते पढ़ाते उससे डिस्कस करते करते ही कॉफ़ी फेंट रही थी, और वो मुझसे क्वेश्चन अराइज़ कर रहा था। तो कल क्या है, रचित का नाम जो है स्कूल की तरफ से दिया गया है ट्रैफिक रूल्स ओलंपियाड में, तो कल उसका ऑनलाइन ओलंपियाड है, तो हम लोग थोड़ी बहुत उसकी भी तैयारी कर रहे थे। मैंने और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के रखे थे और वो खुद रीड करके उसको सॉल्व कर रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ा है तभी काम आता है जब आप उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हो। तो मेरी कोशिश ये होती है। तो ऐसे चलती है मेरी और रचित की दिन भर टॉम एंड जेरी। तो आप सबकी डिमांड पर मैंने अपने घर का एक छोटा सा व्यू दिखा दिया है, बाकी डिटेल में एक एक कॉर्नर को मैं आपको किसी दिन हाउस टूर, होम टूर कराऊंगी अगर आप चाहोगे तो, और कैसे क्या क्या चीज़ों को कलेक्ट करके मैंने डेकोरेट किया है, या पुरानी चीज़ों को कौन सी नई चीज़ में कन्वर्ट किया है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है ये छोटी छोटी चीज़ें करना। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी जो ये फैमिली है ना, करछी से कलम तक की फैमिली, उन लोगों को भी इस चीज़ का बहुत शौक है, इसलिए भी मुझे लगता है कि मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है करने में। तो आप प्लीज़ मुझे रिव्यू ज़रूर बताइएगा, जो एक व्यू आपने देखा है कि कैसे 9 कमरे के बंगले से 3 BHK में उसी सामान को शिफ्ट करके मैंने अपने घर को डेकोरेट करने में मैं सक्सेसफुल हुई हूँ या नहीं हुई। आप मुझे 100 में कितने नंबर देने वाले हैं, प्लीज़ मुझे नीचे या मैसेज करके मुझे नंबर ज़रूर दीजिएगा।